हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा डी एस एस बी टी जी टी है उसका इंडक्टिव सिलेबस आ चुका है। तो जो फ्रेंड हमने पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, जो हमारा इंडियन जो इंग्लिश क्लासिकल लिटरेचर है उसको कवर किया था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारे इंडियन इंग्लिश जो हमारी राइटिंग है उसमें जो हमारे पोइट्स या फिर राइटर आते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि अरुंधति रॉय इज एन नॉवलिस्ट। जो अरुंधति है वो एक नॉवलिस्ट है। कहाँ की नॉवलिस्ट है? इंडियन है, बंगाली है, पाकिस्तानी है या फिर अमेरिकन है? तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अरुंधति रॉय नाम से ही पता चल रहा होगा ये कहाँ के हैं। ये इंडियन के नॉवलिस्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि हु रोट गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो यहाँ पर हमारा एक नॉवेल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये किसने लिखा हुआ है? तो बताना है। अहमद अली ने लिखा हुआ है, चिनुआ अचीबे ने लिखा हुआ है, अरुंधति रॉय ने लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज ने लिखा हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो नॉवेल है ये अरुंधति रॉय ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अरुंधति रॉयज। यहाँ पर कह रहा है कि जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ये अरुंधति रॉय का कैस कौन सा नॉवल है? फर्स्ट नॉवल है, सेकंड नॉवल है, थर्ड नॉवल है या फिर लास्ट नॉवल है? तो यहाँ पर अगर हम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करें तो ये अरुंधति रॉय का फर्स्ट नॉवल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द राइट्स ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वर सोल्ड टू कंट्रीज। यहाँ पर कह रहा है कि राइट्स ऑफ यानी जो राइट था, इनके पास अधिकार था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को कितनी कंट्रीज में सोल्ड करने का अधिकार था। तो बताना है 15 कंट्रीज में था, 18 कंट्रीज में था, 20 कंट्री में था या फिर 21 कंट्री में था। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम बात करें जो राइट था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को सोल्ड करने का, वो था 21 कंट्रीज में। तो यहाँ पर हमारा डी वाला जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो डी वाला 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 कंट्रीज में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम का जो अरुंधति रॉय का जो नॉवल है, ठीक है, फर्स्ट नॉवल है इनका, तो इसको 21 कंट्रीज में सोल्ड कर सकते थे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा फर्स्ट डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरुंधति रॉय इज एन अपोजर ऑफ। जो अरुंधति रॉय थे वो किसके अपोजर थे? न्यू इम्पीरियलिज्म के या फिर ग्लोबलिस्ट के या फिर बोथ ऑफ दीज के या फिर नन ऑफ दीज के? तो अरुंधति रॉय की अगर बात करें अपोजिशन की, तो ये न्यू इम्पीरियलिज्म के भी अगेंस्ट थे, और जो ग्लोबलिस्टन था यानी जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था उसके भी अगेंस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दीज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अरुंधति राय इज एन अपोजर ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फुल नेम ऑफ अरुंधति रॉय इज, यानी अरुंधति राय का पूरा नाम क्या था? अरुंधति राय मेवार था, सुजैना अरुंधति रॉय था या फिर अरुंधति रॉय ही था या फिर नन ऑफ दीज था? तो यहाँ पर हमें पूरा नाम बताना है अरुंधति रॉय का। तो उनका पूरा नाम था सुजैना अरुंधति रॉय। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। क्या नाम था उनका? सुजैना अरुंधति रॉय। तो बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरुंधति रॉय वाज बोर्न इन शिलोंग इंडिया। कह रहा है कि अरुंधति रॉय वाज बोर्न इन शिलोंग इंडिया, यानी अरुंधति राय पैदा हुए थे इंडिया में ही पैदा हुए थे, शिलोंग में। लेकिन कब पैदा हुए थे? 1950, 1958, 1962 या फिर 1959? तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये अरुंधति रॉय 1959 में पैदा हुए थे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अरुंधति रायज नॉवल। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति राय का नॉवल है, इसका जेनरा कैसा था? पोइटिक था, ऑटोबायोग्राफिकल था, गोथिक था या फिर नन ऑफ दिस था? तो जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति राय का, ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है।
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कैसा नॉवल है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सेटिंग ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज, कह रहा है कि जो सेटिंग है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की, ये इसकी सेटिंग क्या है, एमिनेम है, या फिर इंडिया बंगाल है, या फिर ढाका है, या फिर कलकत्ता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की अगर सेटिंग की बात करें तो ये क्या है, एम ए नेम है, क्या है, एम ए नेम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, एम ए नेम है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि न्यू सिलेबस दिया गया है, तो न्यू सिलेबस इसी पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर कह रहा है कि हु रोट इंडिया अबुंडेड सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर एक नॉवल है अबुंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया अबुंडेड सिविलाइजेशन, ये किसका नॉवल है बताना है। अरुंधति रॉय का है, या फिर बैप्सी सिद्धवा का है, बी एस नैपॉल का है, या फिर मोनिका अली का है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो इंडिया अबुंडेड सिविलाइजेशन किसने लिखा है, तो ये बी एस नैपॉल का नॉवल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बी एस नैपॉल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। बी एस नैपॉल को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज अवार्डेड किया गया था, लेकिन कब किया गया था तो बताना है। 2001, 2005, 2013, 2015। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, बी एस नैपॉल के जो नोबेल प्राइज़ की मिलने की, तो वो इनको मिला था 2001 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी जो बी एस नैपॉल हैं इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ 2001 में मिला था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इन आ फ्री स्टेट वाज रिटन बाय। इन आ फ्री स्टेट ये किसके द्वारा लिखा गया है, बैप्सी सिद्धवा के द्वारा लिखा गया है, बी एस नैपॉल के द्वारा लिखा गया है, या फिर मोनिका अली के द्वारा, या फिर अतिया हुसैन के द्वारा। तो यहाँ पर फ्रेंड बताना है कि इन आ फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इन आ फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखा गया है, ये बी एस नैपॉल के द्वारा ही लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला है, 2001 में मिला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास वाज रिटन बाय। एक नॉवल है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, मोनिका अली के द्वारा लिखा गया है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, बी एस नैपॉल के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये अ हाउस फॉर मिसेस विश्वास, ये भी हमारा बी एस नैपॉल के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी एस नैपॉल डी वाला हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन बी एस नैपॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि अ हाउस फॉर मिसेस विश्वास वाज पब्लिश्ड इन। जो अ हाउस फॉर मिसेस विश्वास है, ये पब्लिश कब हुआ था, लिखा किसके द्वारा गया था, बी एस नैपॉल के द्वारा। और पब्लिश कब हुआ था तो बताना है, 1954 में हुआ था, 1957 में हुआ था, 1961 में हुआ था, या फिर 1967 में हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 14 नंबर में, तो ये 1961 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1961 में पब्लिश हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बी एस नैपॉल वाज बोर्न इन 1932 एंड डाइड इन। बी एस नैपॉल 1932 में पैदा हुए थे, और कब इनकी डेथ हुई थी बताना है, 2005, 2008, 2015, या फिर 2018। तो बी एस नैपॉल की जो डेथ हुई है वो कब हुई थी, ये 2018 में हुई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। 1932 में ये पैदा हुए थे, 2018 में इनके क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई। तो डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि महेश दत्तनी वाज बोर्न इन 1958 इन इंडिया। जो महेश दत्तनी हैं ये इंडिया में 1958 में पैदा हुए थे, लेकिन इंडिया में कहाँ पर पैदा हुए थे बताना है। बेंगलुरु में पैदा हुए थे, दिल्ली में, ढाका में,
कोलंबो में। तो बताना है यहाँ पर हमें 16 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है तो बताना है। तो देखिए ये बेंगलुरु में पैदा हुए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। महेश दत्तनी इंडिया के बेंगलुरु में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, 1958। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि महेश दत्तनी इज एन इंडियन डायरेक्टर, एक्टर एंड, यहाँ पर बताना है कि जो महेश दत्तनी इंडियन डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, और भी क्या थे, सिंगर थे, बिजनेसमैन थे, राइटर थे, या फिर डांसर थे। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 17 नंबर में तो ये राइटर भी थे, यानी इंडियन डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे और राइटर भी थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डांस लाइक अ मैन एंड तारा आर द प्लेज वाई। यहाँ पर एक प्ले है डांस लाइक अ मैन और तारा नाम के ये प्ले हैं, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, अरुंधति रॉय के द्वारा, महेश दत्तनी के द्वारा, मोनिका अली के द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा। तो 18 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये महेश दत्तनी के द्वारा लिखे गए हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 13 डेज इन मुंबई एंड फाइनल सोल्यूशन आर द प्लेज वाई। यहाँ पर हमारा एक प्ले है 30 डेज इन मुंबई एंड फाइनल सोल्यूशन आर द, ये किसके द्वारा प्ले लिखे गए हैं, खुशवंत सिंह के द्वारा, मोनिका अली के द्वारा, महेश दत्तनी के द्वारा, या फिर ननअब के द्वारा। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ये भी हमारे दोनों प्ले महेश दत्तनी के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई इज अ प्ले बाय, ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई इज अ प्ले बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये वापसी सिद्धवा के द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा, या फिर महेश दत्तनी के द्वारा। तो यहाँ पर 20 नंबर की बात करें तो ये भी महेश दत्तनी के द्वारा ही लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि फॉलोइंग इज द प्ले बाय महेश दत्तनी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा महेश दत्तनी का प्ले है। तो यहाँ पर हमें बताना है, देखिए कौन सा, ब्रेवली फॉर द क्वीन, एज यू लाइक इट, द जस्टिस, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्लियर हो रहा है कि एज यू लाइक इट तो हो नहीं सकता, ये तो शेक्सपियर का है। द जस्टिस नाम का तो ये तो जॉन गर्ल्सवर्दी का है, तो हो नहीं सकता। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, तो एक ही बचा हमारे पास, क्या, ब्रेवरी फॉर द क्वीन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ब्रेवरी फॉर द क्वीन, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमिताभ घोष वाज बोर्न इन 1956 इन इंडिया। जो अमिताभ घोष है ये इंडिया में 1956 में पैदा हुए थे, लेकिन कहाँ पर पैदा हुए थे, दिल्ली, कलकत्ता, फिरोजपुर, या फिर इंडियन बंगाल। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए कलकत्ता में पैदा हुए थे, जो अब इसे हम क्या बोलते हैं, कोलकाता बोलते हैं। तो 1956 में अमित घोष कोलकाता में पैदा हुए थे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द हंग्री टाइड एंड गन आइलैंड आर नोवेल्स वाई। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द हंग्री टाइड ये के नोबल हो गया, गन आइलैंड ये के नोबल हो गया। तो ये किसके नोबल हैं, अरुंधति रॉय के हैं, महेश दत्तनी के हैं, अमिताभ घोष के हैं, या फिर ननावतीज के हैं। तो 23 की हम बात करें तो ये देखिए अमिताभ घोष के हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। द हंग्री टाइड एंड गन आइलैंड ये किसके नोबल हैं, अमिताभ घोष के हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द हंग्री टाइड वाज पब्लिश्ड इन, यानी अमिताभ घोष का एक नोवेल है द हंग्री टाइड, ये कब पब्लिश हुआ था, 2008, 2010, 2013, 2016। तो बताना है 24 नंबर का, तो ये कब पब्लिश हुआ था, ये 2008 में पब्लिश हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द सर्कल ऑफ रीजन्स 1986 वाज रिटन बाय। यहाँ पर एक वर्क है द सर्कल ऑफ रीजन 1986 है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, अहमद अली के द्वारा,
अमिताभ घोष के द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा या फिर महेश दत्तनी के द्वारा। तो यहाँ पर हमें बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर हम यहाँ पर 25 की करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए अमिताभ घोष के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि द सर्कल लीजन बॉर्न प्रिक्स मेडिसी स्ट्रेंजर वन ऑफ टॉप लिटरेरी अवार्ड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि द सर्कल ऑफ रीजन ये अमिताभ घोष का एक वर्क है जिसने प्रिक्स मेडिसी स्ट्रेंजर नाम का एक अवार्ड जीता था। तो ये कहाँ का अवार्ड है, इटली का अवार्ड है, जर्मनी का अवार्ड है, फ्रांस का है या फिर डेनमार्क का है। तो देखिए 26 की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए फ्रांस का अवार्ड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द शैडो लाइंस बाय अमिताभ घोष बॉर्न, यानी द शैडो लाइंस अमिताभ घोष का एक वर्क है। तो इसको कौन सा अवार्ड मिला था, पिक्स मेडिसी स्ट्रेंजर मिला था, मैन बुकर्स प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो 27 की अगर हम बात करें तो इसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। द शेडो लाइंस अमिताभ घोष का एक वर्क है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इसने वॉन किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रेंड हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पर हमारा एक जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द शेडो लाइंस अमिताभ घोष बॉर्न। तो यहाँ पर शेडो लाइन जो हमारा वर्क है अमिताभ घोष का, तो अभी हमने बताया था साहित्य अकेडमी अवार्ड इसने जीता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कलकत्ता क्रोमोसोम वॉन आर्थर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द कलकत्ता क्रोमोसोम वॉन आर्थर आर्थर सी क्लैर्क अवार्ड फॉर। तो यहाँ पर देखिए आर्थर सी क्लैर्क अवार्ड इसने जीता था। तो किस कब जीता था, 1990, 1993, 1997, 1999। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कलकत्ता क्रोमोसोम ने आर्थर सी क्लैर्क अवार्ड जीता। तो ये कब जीता था, तो बताना है यहाँ पर ये 1997 में जीता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है तो फिर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द ग्लास पैलेस वाज रिटन बाय। जो ग्लास पैलेस नाम का एक वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है, अमिताभ घोष, हेमंत अली, अरुंधति रॉय, महेश दत्तनी। तो 29 की बात करें तो ये भी अमिताभ घोष के द्वारा ही लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिडनाइट चिल्ड्रंस वाज रिटन इन 1981। तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन जो है एक वर्क है, नोवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है, जो 1981 में लिखा गया है, महेश दत्तनी के द्वारा, सलमान रशीदी के द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा या फिर नवाबदीज के द्वारा। तो देखिए ये जो मिडनाइट चिल्ड्रन है एक नोवेल है 1981 में, ये सलमान रशीदी के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि मैजिकल रियलिज्म इज एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म है मैजिकल रियलिज्म, ये किससे एसोसिएट है, महेश दत्तनी के द्वारा, अहमद अली के द्वारा, मोनिका अली के द्वारा या फिर सलमान रशीदी के द्वारा। तो ये फ्रेंड देखिए ये सलमान रशीदी से एसोसिएट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, मैजिकल रियलिज्म की कभी भी बात आए तो आप सलमान रशीदी को ही प्रायोरिटी देंगे। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि सलीमार द क्लाउन इज बाय। यहाँ पर एक वर्क है सलीमार द क्लाउन, एक वर्क है किसके द्वारा है, सलमान रशीदी, मोनिका अली, महेश दत्तनी, नवाबदीज। तो ये भी वर्क हमारा सलमान रशीदी का ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, सलीमार द क्लाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है कि फरी एंड द मूर्स और लास्ट साई आर स्टोरेज वाई। तो यहाँ पर क्या है, फरी एंड द मूर और क्या है लास्ट साई, ये हमारा एक स्टोरीज है किसके द्वारा है, अमिताभ घोष या फिर वापसी से दुआ या फिर सलमान रशीदी या फिर नवाबदीज। तो यहाँ पर 33 की बात करें तो ये भी सलमान रशीदी की ही स्टोरीज है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि फॉर विच नॉवेल वाज सलमान रशीदी
अक्रॉस्ड बाय द मुस्लिम्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो सलमान रशीदी का ऐसा कौन सा नॉवेल था जिसके द्वारा जो आकर्षण यानी उसको क्या किया गया था, उसका विरोध किया गया था मुस्लिम के द्वारा। तो यहाँ पर बताना है कौन सा है, फरी है या फिर द सैटेनिक वर्सेस है, मिडनाइट चिल्ड्रन है या फिर सलीमा द क्लाउन है। तो यहाँ पर अगर हम 34 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सैटेनिक वर्सेस है। तो यहाँ पर इसका जो नॉवेल, ये जो नॉवेल है सलमान रशीदी का, इसका बहिष्कार किया गया था मुस्लिम्स कम्युनिटी के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सलमान रशीदी हैज टेकन अजाइलम इन। तो जो 35 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो सलमान रशीदी हैं उन्होंने अजाइलम मतलब शरण कहाँ पर ली हुई है। अभी वो इंडिया में नहीं रहते हैं, ठीक है, तो कहाँ रहते हैं, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में या फिर यूके में। तो यहाँ पर 35 नंबर की बात करें तो वो यूके में रहते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, मतलब इंग्लैंड में वो रह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सलमान रशीदी वाज बोर्न इन 1947 इन इंडिया। तो सलमान रशीदी 1947 में इंडिया में पैदा हुए थे। तो ये कहाँ पर पैदा हुए थे, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, गुजरात। तो बताना है 36 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 36 नंबर का जो अगर ऑप्शन के करेक्ट आंसर की बात करें तो ये मुंबई में पैदा हुए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जंपा जुम्पा लहरी वाज बोर्न इन। यहाँ पर झुम्पा लहरी जो है ये कब पैदा हुए थे, 1964, 1967, 1970, 1975। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 37 नंबर में तो ये 1967 में पैदा हुए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज इन द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन वाई। यहाँ पर एक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज एक फर्स्ट स्टोरी है, ठीक है, ये कलेक्शन है स्टोरी का। तो किसका है, किरण देसाई का है, अतिया हुसैन का है, जुम्पा लहरी का है या फिर नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर हम 38 नंबर की बात करें तो ये जुम्पा लहरी का ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द नेम सेक इज द फर्स्ट नॉवल बाय। तो यहाँ पर नेम सेक एक पहला नॉवल है, किसका किसका है, तो जुम्पा लहरी का है, किरण देसाई का है, अतिया हुसैन का है या फिर वापसी सिद्धवा का है। तो ये भी हमारा किसका नॉवल है, ये भी हमारा जुम्पा लहरी का ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द नेम सेक वाज पब्लिश्ड इन। नेम सेक कब पब्लिश हुआ था, 1994, 1998, 2000, 2003। तो यहाँ पर 40 नंबर की बात करें तो ये 2003 में पब्लिश हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने 1 to 40 यानी 40 क्वेश्चन कवर किए हैं जो हमारे इंडियन इंग्लिश राइटिंग के हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो क्वेश्चन है जो हमारे DSSB TGT के द्वारा जो नया सिलेबस लॉन्च किया गया है उसी पर ये आधारित है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इसी तरीके से जो हमारे जितने भी DSSB में टॉपिक दिए गए हैं उनको एक एक करके हम सारे कवर करेंगे। तो इसके हम फ्रेंड इसका और भी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिससे कि आपको सारे जो वीडियो जो है टाइम पर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।